Sensational Neeraj Grover murder case. The judge, in fact, started reading out the order in the case last Monday and is expected to give the final verdict today. In May 2008. हेलो, वेलकम बैक टू स्किलपिट्स। तो आज की हमारी जो कहानी है, ये कहानी हमें लेके जाती है बैक टू 2008 में। 2008 में मारिया सुसायराज, जो कि एक छोटे से एस्पायरिंग एक्ट्रेस थी, उन्होंने एक साउथ इंडियन फिल्म में काम भी किया हुआ था। उस फिल्म का नाम था जूट। 2008 में मारिया मुंबई आती है। मुंबई आने के बाद वो अपने दोस्त के साथ रह रही होती है। तब उनकी मुलाकात होती है नीरज ग्रोवर से। अब नीरज ग्रोवर एक प्रोडक्शन हाउस में एक क्रिएटिव हेड और बहुत सारी चीज़ें हैंडल कर रहे होते हैं। जिस दिन नीरज ग्रोवर मारिया से मिले थे, उस दिन मारिया ने उनकी इच्छा बताई कि मुझे एक एक्ट्रेस बनना है। मैं साउथ इंडिया से यहाँ पे आई हूँ स्पेशली एक्टिंग में करियर परस्यू करने के लिए, और मैंने एक छोटी सी फिल्म में काम भी किया है, पर अब मुझे काम करना है टेलीविज़न इंडस्ट्री में। तो ये बात पता चलने के बाद नीरज ने बोला कि तुम हो काफ़ी सुंदर हो, तुम्हारे फीचर्स बहुत अच्छे हैं, आई विल हेल्प यू विद सम ऑडिशंस। तो ये सुनने के बाद मारिया बहुत ज़्यादा खुश थी। अब जिस दिन मारिया और नीरज मिले थे, उन दोनों ने कॉन्टैक्ट एक्सचेंज किए, और मारिया को ऐसा फील हुआ जब नीरज मारिया से बात कर रहा था, तब नीरज की आंखों में एक स्पार्कल दिखा मारिया को कहीं ना कहीं। तो जिससे कि मारिया को लगा कि नीरज उनकी खूबसूरती को लेके थोड़े से पिघल गए हैं। जैसे नीरज और मारिया की दोस्ती होने के बाद वो बहुत समय तक मिलते रहे, मतलब बहुत ज़्यादा ही मिलने लगे। पहले हफ्ते भर में मिलते थे, फिर कुछ दिनों में मिलने लगे, और एक टाइम ऐसा आया कि मारिया और नीरज रोज़ मिलते थे। नीरज का एक फ्रेंड सर्कल था 6 लोगों का, और ये जो 6 लोग थे वो रोज़ एक कैफ़े में मिलते थे। उनका एक यूजुअल स्पॉट था, वो एक कैफ़े में मिलते थे। जब मारिया मुंबई शिफ्ट हुई थी, तो मारिया ऑलरेडी इंगेज थी। मारिया का एक फियांसे था जो कोची में रहता था। उसका नाम था एलेन जेरोम मैथ्यू। मारिया और नीरज मार्च 2008 में मिले। जैसे कि मैंने आपको बताया, मिलते से ही उन दोनों में कनेक्शन फील हुआ नीरज की साइड से, बट कहीं ना कहीं ये कनेक्शन फील हो रहा था मारिया की भी साइड से। नीरज एक गुड लुकिंग 26 ईयर ओल्ड मैन था, एक अच्छा स्टेबल करियर था, टीवी इंडस्ट्री से बिलोंग करता था, उसके कई सारे कॉन्टैक्ट्स थे, और कहीं ना कहीं नीरज मारिया की खूबसूरती से पिघल रहा था, ये मारिया को पता चल चुका था। तो इन सारी चीज़ों की वजह से मारिया के हार्ट में भी कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो गया था नीरज के लिए। जब से मारिया नीरज की लाइफ में आई थी, तब से नीरज ने कहीं ना कहीं अपने दोस्तों से मिलना कम कर दिया था, या फिर ये कह लो कि वो अपने दोस्तों से मिलता था, पर जैसे ही दोस्तों से मिलता था, कुछ ही देर बाद वो अपने दोस्तों को बोलता था कि मुझे मारिया से मिलने जाना है और मैं निकलता हूँ। तो अब इन दोस्तों को पता नहीं था कि मारिया एक्चुअली है कौन, कहाँ से आई है, क्या करती है, इनकी पहचान कैसे हुई, कुछ भी दोस्तों को पता नहीं था। अब इन 6 दोस्तों में नीरज का एक खास दोस्त था, निशांत लाल, ठीक है, जो नीरज से काफ़ी ज़्यादा क्लोज था। ऑन 1 मई 2008 नीरज अचानक से मारिया को अपने दोस्तों से मिलाता है। तो जब मारिया को वो अपने दोस्तों से मिलाता है, उन लोगों को कहीं ना कहीं पता था कि दे आर नॉट जस्ट फ्रेंड्स, ये मारिया और नीरज फ्रेंड्स से थोड़े बहुत कहीं ज़्यादा है। और नीरज अपने दोस्तों को ये भी बताता है कि मारिया उसके साथ रह रही है। और एक और बात मैं बता दूँ, जैसे ही उनकी फ्रेंडशिप आगे बढ़ रही थी, वो दोनों एक इंटीमेट फिजिकल रिलेशनशिप में आ गए थे। 1 मई 2008 को नीरज के दोस्तों से मिलने के बाद कुछ दिनों में ही, लाइक 1-2 दिनों में ही, मारिया को मलाड में एक रेंट से घर मिल जाता है। बेसिकली वो एक अपार्टमेंट रहता है एक बड़े से कॉम्प्लेक्स में। ऑन 3 मई 2008 नीरज के दोस्त नीरज और मारिया, ये सारे लोग पब जाते हैं पार्टी करने के लिए। अब पार्टी में जाते से ही ये सब लोग देखते हैं कि नीरज और मारिया बस एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, बस वो एक दूसरे के साथ ही डांस कर रहे हैं। 1-1.5 घंटा पब में बिताने के बाद वो दोनों साथ में अपने घर चले जाते हैं। बेसिकली वो दोनों नीरज के घर चले जाते हैं। नीरज के घर जाने के बाद वो दोनों ही साथ में बेड शेयर करते हैं, दोनों ही उस रात को साथ में सोते हैं। जब वो रात को साथ में सो रहे होते हैं और हल्के से नशे में होते हैं, तो मारिया नीरज से कंफर्मेशन लेती है। मारिया नीरज से पूछती है कि तुम
मुझे रोल तो दिलाओगे ना? तो नीरज उसे कन्फर्मेशन देता है कि तुम टेंशन मत लो, हो जाएगा, ये रोल तुम्हें मिल जाएगा। अब ये सारी चीज़ें होने के कुछ दिन पहले नीरज मारिया को एक ऑडिशन की ऑफ़र देता है। एक्चुअली स्टार प्लस पे एक महाभारत के ऊपर बेस्ड सीरियल आने वाली होती है, जिसमें नीरज एक बहुत इम्पोर्टेंट कास्टिंग रोल प्ले कर रहे होते हैं, जहाँ पे नीरज के हाथ में पावर थी कि वो रोल्स के लिए लोगों को कास्ट कर सके और उन्हें फाइनलाइज़ कर सके। तो ये चीज़ पता चलने के बाद ही नीरज ने मारिया को ऑडिशन देने को लगाया था, पर वो ऑडिशन कुछ ज़्यादा अच्छा गया नहीं। नीरज को मारिया का उसका साउथ इंडियन एक्सेंट और थोड़ा-सा अंडर कॉन्फिडेंस ये सब चीज़ें पसंद नहीं आई। पर उसने मारिया को ये सारी चीज़ें बोली नहीं, क्योंकि वो मारिया से कहीं न कहीं अट्रैक्टेड था और वो दोनों एक रिलेशनशिप में भी थे। अब 4th मई 2008 जहाँ पे सब लोग स्टार वॉर्स डे मना रहे थे, उस दिन नीरज मारिया को लेके अपने दोस्तों के साथ मिला, उससे ही लोकल कॉफ़ी शॉप में, जहाँ पे वो पहले से मिलते हैं। तो वहाँ पे मिलने के बाद नीरज जब अपने दोस्तों के साथ अकेला था, तो नीरज ने अपने दोस्तों को बताया कि यार मारिया और मैं फिज़िकल रिलेशनशिप में हैं। भले ही उसको ये चीज़ बतानी नहीं थी, बट बातों-बातों में ये चीज़ उसके मुँह से निकल गई और उसे ये सारी चीज़ें बतानी पड़ी। तो उसके दोस्त और वो गॉसिप कर ही रहे होते हैं कि मारिया वहाँ थी। मारिया थोड़ी-सी फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटेड थी ही, तो वो नीरज को वही कन्फ्रंट करने लगती है कि तुम मुझे रोल देने वाले हो कि नहीं, ये मुझे क्लियरली बता दो। तो वहाँ पे भी नीरज उसे फिर से कंसोल करता है, कहता है कि तुम टेंशन मत लो, हो जाएगा। इस रोल में नहीं हुआ तो आई हैव सो मेनी ऑडिशंस, मैं कहीं न कहीं तुम्हें लगवा दूँगा। अब ये चीज़ बोलते ही नीरज वहाँ से उठता है और एक कॉल अटेंड करने के लिए जाता है या फिर वॉशरूम के लिए जाता है। तो तब मारिया निशान से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है, ये नीरज कहीं मुझे फँसा तो नहीं रहा है, या फिर नीरज कहीं कास्टिंग काउच के चक्कर में ये सब तो चीज़ें नहीं कर रहा है जो मेरे साथ कर रहा है। तब निशांत कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाता है और निशांत बोलता है कि ये सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। ये सुनने के बाद नीरज वहाँ पे आता है और मारिया गुस्से से वहाँ से निकल के चली जाती है। अब ये सब चीज़ होने के बाद सब लोगों को लगता है कि इन दोनों में छोटा-मोटा झगड़ा हुआ है। बट ऑन 5th ऑफ मई 2008 मारिया और नीरज का सीरियसली बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। झगड़ते-झगड़ते ही नीरज निशांत को कॉल करता है और बोलता है तेरे घर की चाबी मुझे दे। और मारिया और नीरज अपनी गाड़ी में निशांत के पास जाते हैं चाबी पिकअप करने के लिए। तो जब निशांत के घर वो जाता है चाबी लेने के लिए, तब निशांत देखता है कि मारिया रो रही होती है, उसकी आँखें लाल हुई होती है, सूजी हुई होती है और नीरज भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखता है। निशांत उनको चाबी दे देता है और निशांत वहाँ से चला जाता है। उस दिन नीरज और मारिया दोनों ही निशांत के फ्लैट में दिन भर साथ में थे और 5 तारीख की रात को, आधी रात को जब निशांत अपने फ्लैट पे वापस आता है, तब वो देखता है कि वो दोनों अभी भी साथ में थे। तो वो जब घर पे आता है, नीरज किचन में चला जाता है और उसी वक़्त मारिया फिर से निशांत को साइड में लेती है, कॉर्नर में लेती है और पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है नीरज कहीं मुझ पे चीट तो नहीं कर रहा है, कास्टिंग काउच तो नहीं कर रहा है? तो निशांत उससे कहता है कि देखो, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में इतना नहीं पता, क्योंकि भले ही हम रोज़ मिलते हैं, मैं उसके प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में ज़्यादा घुसता नहीं हूँ। तो ये चीज़ तुम नीरज से ही डायरेक्टली कन्फ्रंट कर लो कि वो तुम्हें ये रोल देना चाहता है कि नहीं देना चाहता है। अब ये सब चीज़ें जब चल रही होती है, तो मारिया इन सब के बीच में अपने फियांसे से कॉन्टैक्ट में रहती है। एक दिन जब मारिया और नीरज की नई-नई दोस्ती हुई होती है, उसके कुछ ही दिन बाद जब मारिया अपने फियांसे से बात कर रही होती है कॉल पे, तो मारिया नीरज को मेंशन करती है। नीरज को मेंशन करने के बाद उसका फियांसे थोड़ा-सा इनसिक्योर हो जाता है, तो मारिया उसे बताती है कि वो टेलीविज़न इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करता है और वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है मारिया की टेलीविज़न इंडस्ट्री में घुसने के लिए। अब ये सुनने के बाद मैथ्यू को थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील होता है, पर ये कहने के बाद मारिया आगे कंटिन्यू करती है और कहती है कि शायद से नीरज मेरी खूबसूरती देख के पिघल रहा है और कहीं न कहीं उसे मुझसे अट्रैक्शन फ़ील हो रही है। मैथ्यू मारिया को कहता है कि तुम नीरज से थोड़ा दूर रहो। मारिया उसको कहती है कि हाँ, तुम टेंशन मत लो, भले ही उसने मुझ पे लाइन मारने का ट्राई किया, आई डिड नॉट रेसिप्रोकेट। जब मारिया अपने बॉयफ्रेंड से या फिर अपने फियांसे से बात करती थी, तो मारिया नीरज के बारे में एक ऐसा परसेप्शन बना चुकी थी मैथ्यू के माइंड में
जहाँ मैथ्यू को लगता था कि मारिया तो कंप्लीटली क्लीन है और ये सब जो कुछ भी हो रहा है या फिर ये जो भी अट्रैक्शन वाली चीज़ें चल रही है वो बस वन साइडेड है, वो भी नीरज की तरफ से। 5 मई को रात साथ में गुजारने के बाद मारिया को 6 मई को उसके रेंटेड हाउस में शिफ्ट करना था। ऑन 6 मई जब मारिया रात को शिफ्ट कर रही होती है तो लगभग 10:30 के अराउंड नीरज उसके घर पे पहुंचता है और नीरज उसे कहता है कि मैं तुम्हें मदद कर देता हूँ शिफ्टिंग करने में। थोड़ी देर बाद मारिया के फियांसे का कॉल आता है। जब मारिया के फियांसे का कॉल आता है तो मारिया का फियांसे सुनता है कि पीछे से एक लड़के की आवाज़ आ रही है और वो पहचान लेता है कि वो और कोई नहीं, नीरज ही है। तो वो मारिया को पूछता है कि नीरज तुम्हारे घर पे क्या कर रहा है, वो भी इतनी रात को। तो मारिया कहती है कि वो मुझे बस सामान शिफ्ट करने में मदद करने के लिए आया है और वो डिनर करके चला जाएगा। वो दोनों शिफ्ट करते हैं और नीरज उस रात को मारिया के रूम पे ही रुकता है, मारिया के अपार्टमेंट में ही रुकता है। अब ये सारी चीज़ें उसके फियांसे को पता नहीं थी। ऑन 7 मई निशांत को सुबह सुबह नीरज के कलीग से कॉल आने लगता है, नीरज के हेड से कॉल आने लगता है कि नीरज कहाँ पे है, वो अभी तक काम पे नहीं आया है। अब ये सारी चीज़ें सुनने के बाद निशांत को पता था एक तो नीरज मारिया के साथ होगा या फिर किसी दोस्त के पास होगा। पर जैसे कि मैंने आपको बताया, निशांत नीरज के इतने ज़्यादा क्लोज था कि निशांत को पता था वो किन दोस्तों से मिलता है, कहाँ जाता है और यहाँ तक कि उसके पहचान वाले कितने हैं। तो निशांत ने नीरज को कॉल करने का ट्राई किया। मारिया ने कॉल उठाया और मारिया ने कहा कि नीरज तो लगभग रात को 12:30 1 के आसपास ही घर से चला गया है अपने दोस्त से मिलने के लिए। तो निशांत को पता नहीं, थोड़ा सा डाउट हुआ और निशांत ने फ़ोन रख दिया। तो 7 तारीख की शाम को निशांत और मारिया मिलते हैं। अब वो दोनों मिलने के बाद निशांत उसे बोलता है कि नीरज कहाँ गया है कुछ पता नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, हम पुलिस में जाके रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। पुलिस स्टेशन जाने के बाद मारिया थोड़ा सा अलग बिहेव कर रही होती है। अब रिपोर्ट दर्ज कराने के 2 दिन बाद नीरज के पेरेंट्स भी मुंबई आ जाते हैं। वो एक्चुअली कानपुर में रह रहे होते हैं। मुंबई आने के बाद मलाड में और मलाड के आसपास के एरिया में उसके पेरेंट्स बहुत सारे पोस्टर्स लगा देते हैं मिसिंग कंप्लेन के। गोइंग बैक ऑन 6 मई 2008 तो मारिया को कॉल आता है उसके फियांसे का और उसका फियांसे सुन लेता है नीरज की आवाज़। मैथ्यू कोच में शांत नहीं बैठ पाता, वो फटाक से फ्लाइट की टिकट्स बुक करता है और सुबह मुंबई एयरपोर्ट आता है। मुंबई आते से ही वो पहले मारिया के घर जाता है। मारिया जब सुबह 8 साढ़े 8 के आसपास थोड़ी सी नींद में रहती है और वो बेल्स की आवाज़ सुनती है तो उसे पता नहीं चलता कि कौन आया हुआ है। वो नींद में उठती है, दरवाज़ा खोलती है और सामने पाती है मैथ्यू को। अब मैथ्यू को देखते ही मारिया के चेहरे का कंप्लीट रंग उड़ जाता है। जब मारिया के रूम की तरफ मैथ्यू जाता है, वो देखता है कि दरवाज़ा बंद है। वो लात मार के ज़ोर से दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि नीरज मारिया के बेड पे सोया हुआ है। ये देखने के बाद मैथ्यू का गुस्सा 7वें आसमान पे रहता है और वो नीरज को गालियां देना शुरू करता है, नीरज को पकड़ता है और उसे मारना शुरू करता है। मारिया नीरज को बस ये कह रही होती है कि नीरज तुम यहाँ से भागो और वो मैथ्यू को कंट्रोल करने का ट्राई करती है। मैथ्यू इतना फास्ट था कि वो चाकू लेके किचन से बाहर आता है और भागते हुए नीरज को पकड़ लेता है और जैसे ही वो उसे पकड़ता है वो उसके पेट में चाकू भोंक देता है। देखते ही देखते मैथ्यू का पूरा शर्ट नीरज के खून से भर जाता है। लगभग 10 बजे के आसपास सुबह मैथ्यू मारिया को कहता है कि तुम पास वाले सुपरमार्केट जाओ और वहाँ से कुछ डिस्पोजल बैग्स, कर्टन्स, बेडशीट्स, पेंट और कई सारी ऐसी चीज़ें लेके आओ जिसमें हम नीरज की बॉडी डिस्पोज कर सकें। मारिया जाती है सुपरमार्केट से, ये सारी चीज़ें लेके आती है। अब जब नीरज की बॉडी वहीं पे ज़मीन पे पड़ी हुई होती है, उसके थोड़ी ही देर में मैथ्यू एंड मारिया स्टार्ट्स टू मेक लव। दे गेट इंटीमेट विद ईच अदर। अब ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा वियर्ड है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि उनकी मेंटालिटी उस टाइम पे क्या रही होगी जब वो ये सारी चीज़ें कर रहे थे और वहीं पे नीरज की बॉडी पड़ी हुई थी। बट दिस वॉज ऑल आउट ऑफ जेलिसी, ऑल आउट ऑफ इनसिक्योरिटीज़, ऑल आउट ऑफ हाई टेम्पर। मारिया और मैथ्यू इस बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और डिस्पोजल बैग में भरते हैं। मारिया अपने दोस्त से गाड़ी मंगाती है और उस गाड़ी में मैथ्यू और मारिया वो बैग्स भरते हैं।
लगभग 4 बजे के आसपास वो दोनों मनोर की तरफ निकलते हैं। उनका प्लान था वो मनोर में जाके नीरज की बॉडी को जला देंगे। जाते जाते वो पेट्रोल पंप से रास्ते से 2 बॉटल पेट्रोल भी उठा लेते हैं और वहाँ मनोर में जाके वो दोनों उसकी बॉडी जला देते हैं। अब जब मैथ्यू और मारिया उसको गाड़ी में से निकाल रहे थे उन बैग्स को, तब उसी टाइम पे नीरज को एक कॉल आता है और नीरज को कॉल आता है इसलिए मारिया उसके पॉकेट से उसका फ़ोन निकाल रही होती है। फ़ोन निकालते निकालते मारिया गलती से वो फ़ोन पिक कर लेती है। अब पिक करने के बाद वो फटाफट कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है, पर फिर भी उसके ट्रेसेस रह जाते हैं। मारिया और मैथ्यू वापस आते हैं। मैथ्यू चला जाता है कोची और मारिया जाती है निशांत से मिलने। जब वो निशांत को 7 तारीख को शाम को मिलती है, तब वो यही बताती है कि नीरज उसका फ़ोन भूल गया है और वो दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं केस दर्ज कराने के लिए। जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा होता है तो पुलिस को कहीं ना कहीं मारिया पे डाउट आता है, क्योंकि पहले वो निशांत को कुछ और बोलती है, फिर पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो ये कहती है कि उसे किसी लड़के का कॉल आ रहा था और वो उस कॉल के चक्कर में हड़बड़ी से मारिया के घर से निकल गया। अब मारिया पे डाउट आने के बाद पुलिस मारिया के घर का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, पर इन्हीं चीज़ों के बीच में पुलिस से कुछ एविडेंसेस छूट जाते हैं, जैसे कि वो नाइफ, वो चाकू जिससे मैथ्यू ने नीरज को मारा था, वो नाइफ मारिया ने अपने ही घर के गार्बेज बैग में डाल रखा था। पर इतना इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी पुलिस से वो नाइफ छूट गया। सेकेंड चीज़, जब मैथ्यू नीरज को मारता है तो बहुत सारा ब्लड एक वॉल पे लगता है, तो वॉल पे लगने के बाद जब मारिया और मैथ्यू उस ब्लड स्टेन्स को मिटाने की कोशिश करते हैं, वह ब्लड स्टेन्स निकलते नहीं हैं, तो मारिया और मैथ्यू उस वॉल को पेंट कर देते हैं, रीपेंट करते हैं। तो पुलिस को ज़रा सा भी डाउट नहीं आता कि इस कमरे में 3 दीवारें एक जैसी और एक दीवार अलग से पेंट क्यों की गई होती है, और पेंट का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्मेल आ रहा होता है, तो इससे पता भी चलता है कि पेंट फ्रेश है, बट फिर भी पुलिस इस चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेट नहीं करती है। थर्ड चीज़, मैथ्यू पे कहीं ना कहीं पुलिस को डाउट आता है, क्योंकि 7 में से लेके 20 में के बीच में मारिया के फ़ोन पे मैथ्यू के हज़ारों कॉल आ चुके होते हैं। अब ये देख के जाहिर सी बात है कि पुलिस को मैथ्यू पे डाउट आ गया कि ये लड़का मारिया को इतने कॉल क्यों कर रहा है, तो उन्होंने मैथ्यू को पुलिस स्टेशन बुलाया। जब मैथ्यू को पुलिस स्टेशन बुलाया गया इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उसने ये बताया कि वो मुंबई आया तो था, पर वो मुंबई आया था नेवी ट्रेनिंग के लिए। अब इस चीज़ में पुलिस ने ये क्रॉस चेक नहीं किया नेवी ऑफिसर्स के साथ या नेवी डिपार्टमेंट के साथ कि वो सही में ट्रेनिंग करने के लिए आया था या नहीं। ये कुछ सारी ऐसी चीज़ें थी जो पुलिस से छूट गई। फिर भी नीरज के जो करीब के लोग थे और बहुत सारी एविडेंसेस मारिया की तरफ पॉइंट आउट कर रहे थे, पुलिस ने मारिया को पकड़ा। तब मारिया ने अपनी साइड ऑफ स्टोरी बताई। मारिया का कहना था कि ये सब जो कुछ भी हो रहा था वो नीरज के साइड से था, मतलब जो भी उनकी रिलेशनशिप थी या फिर जो भी उनका प्यार था, जो भी उनका फिजिकल इंटीमेसी थी, वो सब नीरज के साइड से था और वो मारिया को ब्लैकमेल कर रहा था उसके साथ सोने के लिए, उसके साथ रहने के लिए, ये बोल के कि वो उसे टीवी इंडस्ट्री में रोल दे। और पुलिस को कई हद तक ये चीज़ बिलीव भी हुई। क्यों? क्योंकि उस समय कास्टिंग काउच, उस समय क्या आज भी कास्टिंग काउच और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती हैं, तो पुलिस को इस चीज़ पर कहीं ना कहीं बिलीव हो गया। मारिया ने आगे ये भी बताया कि वो फंस चुकी थी अपने फियांसे और नीरज के बीच में। तो जब उसके फियांसे को पता चला कि नीरज उसकी लाइफ में है और वो उसके साथ फ्लर्ट करता है, उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है, कि मैथ्यू बहुत ज़्यादा जेलस हो चुका था और बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो चुका था, जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया। मैथ्यू ने ज़बरदस्ती नीरज को मारा, भले ही मारिया उसको रोकने की कोशिश कर रही थी। और उसके बाद जब नीरज के लाश के पास वो दोनों साथ में इंटीमेट हुए, तो वो भी मैथ्यू ने मारिया को नाइफ पॉइंट पे रख के अपने साथ इंटीमेट होने को लगाया था। पर यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि अगर मैथ्यू जबरदस्ती मारिया से ये सब करा रहा था, तो जब मैथ्यू ने मारिया को सुपरमार्केट भेजा था वो सारी चीज़ें लाने के लिए, क्लीन करने के लिए, तो तब मारिया के पास चांस था और वो भाग के पुलिस स्टेशन में आ सकती थी। पर ये चीज़ कोर्ट में प्रूव नहीं हो पाई कि मारिया गिल्टी है।
पहले तो मारिया पुलिस को ये बताने से ही कतरा रही थी कि नीरज और मारिया फिजिकल रिलेशनशिप में कैसे आए। तो वो बहुत एंड तक ये चीज़ डिनाई कर रही थी कि हम दोनों फिजिकल रिलेशनशिप में थे। पर जब नीरज के क्लोज फ्रेंड्स ने ये चीज़ें प्रूव की कि मारिया और नीरज फिजिकल रिलेशनशिप में थे, तो मारिया ने इस सब की जिम्मेदारी ढकेल दी नीरज के ऊपर। और उसके बाद ये खून का सारा इल्ज़ाम भी उसने मैथ्यू के ऊपर डाल दिया कि ये सब आउट ऑफ जेलसी मैथ्यू ने किया है, जबकि मैं उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। ये सब चीज़ें होने के बाद पुलिस को टफ जा रहा था कि वो इन्वेस्टिगेशन कहाँ पे लेके एक पॉइंट पे रोक दे। तब उन्हें याद आया कि 7 तारीख को जब नीरज की बॉडी डिस्पोज होने वाली थी, उसकी थोड़ी देर पहले नीरज को एक कॉल आया था और तब पुलिस ने उस कॉल की लोकेशन ट्रेस की। तब उन्हें पता चला कि वो कॉल आया होता मनोर के पास। तो जैसे ही मारिया ने निशांत और पुलिस को बताया था कि नीरज का फ़ोन मारिया के पास था, तो मारिया ने पुलिस को बताया कि मैं दादर गई थी शॉपिंग करने के लिए। ऑन दी अदर हैंड, जिस बिल्डिंग में मारिया ने अपना अपार्टमेंट लिया हुआ था, उसके सिक्योरिटी गार्ड ने भी मारिया और मैथ्यू को वो बैग्स उस कार में लोड करते हुए देखा था। मारिया ने ये बताया था कि उसने वो कार उसके दोस्त से ली है और उसने उसका दोस्त का नाम गलत बताया। जिस दोस्त का नाम मारिया ने बताया था, उस दोस्त को मारिया ने कहा था कि प्लीज़ जब पुलिस आए और इन्वेस्टिगेट करे तो उनसे झूठ कहना और उनसे कहना कि मैंने कार तुमसे ही ली थी क्योंकि मुझे मैथ्यू के साथ शॉपिंग करने जाना था दादर। पर उसका दोस्त क्योंकि नेवी में था और उसे पता था अगर मैं पुलिस को झूठ भी बोलूँगा तो पुलिस मेरी ट्रैवल हिस्ट्री और उसकी ट्रैवल हिस्ट्री देख के ये सब चीज़ें निकाल ही लेंगी। तो उसके दोस्त ने झूठ नहीं बोला, पुलिस को बता दिया कि मारिया ने कार मुझसे नहीं किसी और से ली थी। अब बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी थी और पुलिस ने और कोर्ट ने मारिया को नॉन गिल्टी पकड़ा और मैथ्यू को गिल्टी पकड़ा। मारिया को एविडेंस मिटाने के अंडर 3 साल की प्रिजनमेंट और मैथ्यू को किलिंग के अंडर 10 साल की और एविडेंस मिटाने के लिए 3 साल की, ऐसे कुल मिला के 13 साल की प्रिजनमेंट सुनाई गई। अब ये चीज़ें सुन के मीडिया में बहुत ज़्यादा हलचल मच गई थी, बहुत ज़्यादा हाहाकार हो रहा था। मीडिया और नॉर्मल लोगों को यही लग रहा था कि एक बॉडी जिसे सैकड़ों टुकड़ों में काटा गया है, उस चीज़ के लिए बस उस लड़की को 3 साल और लड़के को 13 साल की प्रिजनमेंट कैसे सुनाई जा सकती है। और इस तरह से ये केस मीडिया में और पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैला और दिस केस वॉज कम्प्लीटली ऑन फायर एट दैट टाइम। ये केस बाहर आने के बाद मैथ्यू के दोस्तों को बहुत ज़्यादा शॉक लगा, उसके फैमिली को भी बहुत ज़्यादा शॉक लगा क्योंकि मैथ्यू एक बहुत ज़्यादा सिंसियर, एक बहुत ज़्यादा गोल अचीवर था। उसे पता था उसको उसकी लाइफ में क्या करना है, उसे नेवी में जाना था। ये सब सुनने के बाद साइकोलॉजिस्ट भी आ गया और उन्होंने बोला कि ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा क्लियर रहते हैं, बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड रहते हैं, वो कई बार अपने मन में बहुत ज़्यादा चीज़ें दबाए रखते हैं और उनकी सेकंड साइड ऐसे ही हाई टेम्पर या फिर हाई इमोशनल चीज़ों में बाहर आती है और जो एक साथ बाहर आके एकदम से फूटती है। ये केस और जजमेंट पास किया गया 2008 में, बट 2018 में फिर से न्यूज़ आई कि मारिया एक कॉर्न ग्रुप चला रही थी जिसमें उसके साथ 3 लेडीज थी और 2 जेंट्स थे जिनके साथ मिलके वो छोटे छोटे बिजनेसमैन को ठगती थी। उनको एक जगह रेंट से देती थी, एक प्लॉट रेंट से देती थी और फिर उनको लोन ऑफर करती थी और उसके साथ उन्होंने कई बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा ठगा है और लाखों की कीमत में नहीं, करोड़ों की कीमत में ठगा है। उसके बाद भी मारिया के ऊपर केस चला। ये था आज का केस, नीरज ग्रोवर हत्याकांड। आपको अगर ऐसी और भी कहानियाँ सुननी है एंड यू वांट मी टू स्टडी मोर सच केसेस देन प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो और मुझे बताओ कि आपको कौन से केसेस के बारे में आगे सुनना पसंद आएगा। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स जिनको क्राइम स्टोरीज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।